सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। टुडेज नहीं, लास्ट वीक्स न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखो, ईमानदारी से अगर एक बार देखोगे तो चीजें हो जाएंगी सॉर्ट। अगर एक बार पढ़ दें फॉर योर सेक कि हाँ बॉस आज के द हिंदू में क्या क्या है, टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाते हैं डेली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से, राइट। चलो, तो आज के द हिंदू में अगर बात करेंगे तो वो रेलवे वाला उड़ीसा जो हम लोगों ने कवर कर लिया था, एंड टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं दो। और उसके आगे जाओगी तो एडिटोरियल सेक्शन में एक रेसलिंग रिंग के बारे में, वापस से अमित शाह जी से मिले थे वो लोग, तो उसके बारे में है कुछ। फिर डेली ऑर्डिनेंस ये भी कर चुके हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं करा है। डेली ऑर्डिनेंस वाला टॉपिक में मैंने स्पेशली हैंड रिटन नोट्स डाले थे टेलीग्राम पे, तो इस बात पे तो भूल से भी मत बोलना। एंड नेक्स्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम। कवच सिस्टम इज द रेलवे शॉक एब्जॉर्बर, और क्या क्या बातें की थी हम लोगों ने 1925 रेलवे बजट के बारे में भी बात किया था, राइट। एक टॉपिक नहीं किया है, व्हाई डज नॉर्थ कोरिया वांट स्पाई सैटेलाइट्स, तो वो प्लीज एक बार खुद से भी पढ़ना। एंड इफ उसमें अगर कोई डाउट आता है देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, I2U2 और रिलेटेड जो टॉपिक्स मेंशन थे उसको मैं पक्का डील करूंगा, बट गिव मी सम टाइम। लाइक ये जो वीक है अपना, इस वीक का 2 दिन मुझे चाहिए रिजर्व फॉर द कंप्लीशन ऑफ अर्लियर टॉपिक्स, क्योंकि भाई बहुत थे। 5 दिन में इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक आए ना, यू कांट अफोर्ड टू मिस इट। आज दिख रहा होगा 63 पेजेस है आज, 63, और टॉपिक्स केवल 4, और ये सब पुराने हैं, ठीक है। ये 2 तारीख के टॉपिक्स हैं बस, आज का कोई भी नहीं है। फर्स्ट इज सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी, मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ सेंट्रल एशिया C+C5 चाइना। ये अगर नहीं किया ना, पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। सिल्क रूट से रिलेट है, हिस्ट्री का काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडिया नेपाल साइन पैक्ट्स ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्टली पढ़ लेते हो, अच्छा कितने साइन पैक्ट्स हुए, नेपाल कहाँ है, नेपाल की राजधानी पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो इंडिया और नेपाल का रिलेशन पढ़ लोगे थोड़ा बहुत। ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ता, फिर मिस करते हो, फिर कहोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बनता ही नहीं सी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन बट विद सेफगार्ड लॉ कमीशन। लॉ कमीशन ने सेडिशन लॉ, अब तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि अच्छा 7 साल कर दिया बस, ठीक है इतना काफी है, लेकिन क्या तुमने फर्स्ट लॉ कमीशन पढ़ा? क्या तुमने लॉ कमीशन का कंपोजिशन पढ़ा? क्या तुमने ये देखा कि लॉ कमीशन कौन सी बॉडी होती है? तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाई इज इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी, ये पहले करवा चुके हैं, बट ये रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो करंट एनीमिया पॉलिसी है, इट इज नॉट अप टू द मार्क कि हम उसको रीच कर पाए, तो हमने इसे रिवाइज करने का फैसला लिया है, या रीथिंक करने का फैसला लिया है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स बहुत लेंदी हैं, प्लीज बी पेशेंट विद द एंड ऑफ दिस वीडियो। और प्रायर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आई एम सेइंग यू इन एडवांस कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पार्लियामेंट के ऊपर होगा, जो नया वाला पार्लियामेंट है। तो बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सेंगोल के बारे में बता दो। सेंगोल के बारे में संडे को भी आया था, एंड दैट केरला मठ के बारे में, तमिलनाडु के मठ के बारे में भी बात आया था। वाइस रॉय के बारे में जो एक मिथ चल रहा है कि वाइस रॉय को भी दिया गया था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था, जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया था डायरेक्टली, एंड वाज नॉट वाइस रॉय का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी मेंशन नहीं है उस टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और ये संडे का द हिंदू अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक एडिटोरियल भी है। तो सेंगोल के बारे में है, पहले ही बता देते हैं। सेंगोल है डेज अबाउट अ पेंडुलम विच इज इन द सेंट्रल इज इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, करंट आर्किटेक्ट। ये डिजाइन पहले भी किसी कंट्री में हुआ था जिसने रिजेक्ट कर दिया था फॉर द वेरियस पर्पसेस, ठीक है, वेरियस रीजंस। फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड करंट प्रोविजंस देख लेंगे क्या है। तो इन सब चीजों को जब कंप्लीट करेंगे तब समझना कि ये पार्लियामेंट वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बने। जब पार्लियामेंट वाला पार्ट कर लेंगे तो एक और इंटरनेशनल वाला पार्ट बचता है, दैट इज द सर्बिया। सर्बिया का एक रिसेंट डिस्प्यूट है, नॉर्दर्न सर्बिया और यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन द सर्बिया वाले रीजन में, तो उस चीज को भी देखेंगे, और इसका एक पास्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये टॉपिक बच रहा है हमारा, नेशनल पर्सपेक्टिव से पार्लियामेंट से रिलेटेड बातें बच रही हैं, तो वो करेंगे कंप्लीट। और आज 2 बहुत बड़े टॉपिक्स और 2 एवरेज टॉपिक्स, ठीक है, इस तरीके से ही रखेंगे हर दिन। तो आई विल ट्राई कि परसों तक मैं आपका पूरा वाइंड अप कर दूं, पिछला जितना छूटा है एज प्रोमिस्ड, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। प्लस अब आज जो है, आज कुछ नहीं रहा था हिंदू में, मेरी किस्मत अच्छी है, कह लो आपकी किस्मत अच्छी, ठीक है, कि कुछ आया ही नहीं एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत आया है तो वो आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और इसको वैसे भी मैं आगे कवर करूंगा ही। और आज के द हिंदू में ऐसा कुछ टॉपिक नहीं जो आपने नहीं पढ़ा, आपने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से ही। इट इज माई गारंटी, जो चीजें द हिंदू में एक दिन बाद आती है पहले से उसका एनालिसिस आपके पास रहता है,
कवच आज और कल न्यूज में आया है, मैंने सैटरडे को ही करवा दिया था, राइट। तो याद रखो। और उसके ऑर्डिनेंस आज फिर आया, ऑर्डिनेंस मैंने 19 को करवाया था, राइट। तो चीजें ऐसा नहीं कि टॉपिक आज हो रही है तो आज ही हो रहा है, पहले भी हो चुकी है टॉपिक्स, ठीक है। तो प्लीज कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, वैसे भी एग्जाम बहुत नजदीक है। चलो, तो ये 4 टॉपिक्स हैं, आइडिया लग गया है क्या करना है। नाउ सेंट्रल एशिया फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पेज ऑफ। अब मल्टी वेक्टर क्या होता है, ये एक टाइप का फॉरेन पॉलिसी होता है, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। मल्टी वेक्टर मतलब एक से ज्यादा वेक्टर्स, ये एक से ज्यादा कनेक्शंस। ये फॉरेन पॉलिसी आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है। सेंट्रल एशिया के रिलेशंस को जब आप देखोगे तो इधर से चाइना, ऊपर से रशिया, इधर से यूरोपियन यूनियन और इधर से इंडिया। तो इसके ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस रहे। अच्छे मतलब अच्छे इन द सेंस ऑफ कल्चरल शेयरिंग, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इन द सेंस ऑफ ट्रेड। इस तरह से अच्छे रिलेशंस देखने को मिले हैं सेंट्रल एशिया के। तो इसमें हम पहले देखेंगे सेंट्रल एशिया एग्जैक्टली कौन से 5 कंट्रीज है। सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज हैं वो दी देन यूएसएसआर का पार्ट थे। 1991 आफ्टर द कोल्ड वॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ये बनकर टूटा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रशिया से रिलेशंस रखता है, चाइना के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन है। अभी इसमें देखने को मिला है C+C5 जियान में, ठीक है। C इज चाइना एंड C5 इज द सेंट्रल एशियन की 5 कंट्रीज। जियान क्या है, इट वाज द अर्लियर ट्रेड रूट ऑफ सिल्क रूट, कुशांस, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे वो इंडिया से कैसे रिलेट होता है, प्लस यूरोपियन यूनियन के क्या क्या पार्ट उसमें है तो उसको भी देखेंगे। तो एक ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल, इन तीनों डायमेंशंस पे इसको जज करेंगे। प्लस सेंट्रल एशिया में 2 रिवर्स भी हैं, एक सी कैस्पियन सी भी है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी है इसमें, उज्बेकिस्तान। इसमें एरल सी आपको देखने को मिलेगा, सराय दरिया एंड अमू दरिया मिलेगा देखने के लिए, है ना। तो ये अमू दरिया एंड सराय दरिया कहाँ से रिलेट करता है ये भी देखते रहना है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें हम करने की कोशिश करें। चल, तो पहले देख लेते हैं मैप कि एग्जैक्टली क्या चीज है कहाँ पे और इन 5 के नाम। तो पहला है कजाकिस्तान, राइट, ये तो याद ही रहता है, यही है आपका, एक सी इधर, राइट। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, ये जब आप नीचे देखोगे तो आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा। इफ जस्ट इफ यू गिव मी लाइक 1 second then I can add some more things here if we relate it with my notes also, just wait। yes, तो ये कजाकिस्तान वाला पार्ट हो गया आपको। फिर नीचे आ जाओ, उज्बेकिस्तान, इट इज द लैंडलॉक्ड, राइट, ये लैंडलॉक्ड है। ये रहा एरल सी, आपका एरल सी वाला पॉइंट। ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तजिकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ठीक है। स्तान, वेस्ट इसको अस्तान के नाम से जानता है, STAN, ठीक है। तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये 5 स्थान याद रखो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इससे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये ऐसे याद रखा जा सकता है, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। इसमें से किसी भी कंट्री के साथ इंडिया डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, ट्रेड कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी वाया एनी काइंड ऑफ मीडियम। क्योंकि यहाँ पर अगर बॉर्डर शेयर होता भी है तो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, ये हटा दो, ये पाकिस्तान, यहाँ गलत दिया, ये अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, इट्स इंडिया, राइट। ये अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं हम है वो है 106 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये स्थान याद रहेगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये 5 स्थान याद रखो। रेस्ट इज ओके एंड गुड टू गो, ठीक है। चलिए, तो अगर नेक्स्ट हम देखें फिर आगे, तो ये 5 कंट्रीज याद रहेंगे। अब आगे बढ़ा जा सकता है। चाइना ने होस्ट किया C+C5 इन द सिटी ऑफ जियान। तो जियान में चाइना ने होस्ट किया इस मीटिंग को। अच्छा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और चाइना के देखें तो SCO के टाइम पे ही बना था, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, लाइक 2000 के बाद वो चीजें थोड़ी बहुत अच्छे तरह से डेवलप हुई, शंघाई 5 के बाद। लेकिन 1992 के बाद से इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। 1992 वाई, बिकॉज ऑफ द USSR डिसइंटीग्रेशन। तो C5 कहाँ हुआ, जियान में। जियान जो था ये वही रूट है जहां से सिल्क रूट स्टार्ट होता है,
जब हम सिल्क रूट का मैप देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जियान से ही स्टार्ट होता है ये। कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इनके कैपिटल्स बनो तो एक बार देख लेना, दुशांबे वगैरह है। इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया की एक लॉन्ग हिस्टोरिकल मतलब रिलेशंस देखने को मिले हैं। अगर आप वैसे भी देखो तो काफी पुराने रिलेशंस हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के। दो रीजन्स बहुत कॉन्टैक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स शेयर करते हैं आपस में। क्लोज ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स है दोनों का। 1947 में आईवीसी और टैप्ड आफ्टर इंडियाज पार्टीशन, 1947 के बाद भी हम लोगों के रिलेशंस रहे। Goods from India bound for the Central Asian region instead of going through Pakistan and Afghanistan would have to take a much longer routes, with usually involved with the sea route to Iran and overload through Iran, rendering New Delhi's export to the region less competitive. मतलब देखो, अगर आपको उज्बेकिस्तान जाना है या कजाकिस्तान जाना है तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान से जा सकते थे, लेकिन दे विल नॉट गिव यू द एक्सेस। तो हम क्या करते हैं, मुंबई से चाबहार पोर्ट ईरान जाते हैं, फिर वहां से डीलोड कराते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं, क्योंकि ईरान के बगल में ही पड़ जाता है, वो तो बॉर्डर एरिया ही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चाबहार पोर्ट इन ईरान, क्या पता वो पूछ दे आपसे, क्योंकि ट्रेड रूट यही कनेक्ट होता है। नाउ C+C5 जियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है इसको। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक न्यू स्टार्टिंग पॉइंट है ये। इन फोकस अगर देखा जाए तो नेक्स्ट समिट होगा कजाकिस्तान में 2025। ये डेटा याद रखना, डेटा डायरेक्टली पूछ दिया जाता है क्लैट में। कजाकिस्तान 2025 में जियान मीटिंग को होस्ट करेगा, और ये कल्चरल सिल्क रोड है या फिर सिल्क रूट है, आप जो कहना चाहें। सिल्क रूट का भी मैप देखेंगे अभी। ये देखो, ये रहा सिल्क रूट का मैप, यही है सिल्क रूट का मैप। अगर सिल्क रूट का मैप देख पा रहे हो तो इस साइड आपको यहाँ पे मिलेगा जियान, चाइनाज जियान, चैंगनान जियान, ठीक है। और फिर ये इधर से कनेक्ट होगा, फिर वापस से यहाँ पे ये शंघाई वाला पोर्शन, ये कोरिया स्ट्रेट पर आकर के पूरा कवर करता है उसको। और ये इंडिया वाला अगर देखोगे तो ग्रेट रॉयल रोड, ये आपको कुशांस के टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। वो भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर डाल दिए है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। चल, कनिष्का स्टार्टेड सिल्क रूट इन इंडिया। कनिष्का फाउंडेड द शाका एरा। इंडिया में कुशांस डायनेस्टी थी और चाइनीज में हान डायनेस्टी थी, ठीक है। कनिष्का ने ही 78 AD का वो शाका एरा स्टार्ट किया, और कनिष्क ने ही, कनिष्क के टाइम पे सिल्क रूट फ्लरिश करता है इंडिया में। सिल्क मार्ग को इंडिया में लाने वाला ही कनिष्क था। नेक्स्ट देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंक हो जाता है यहाँ पे, जो चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। ये लोग कहते हैं कि हमारा ये एक ट्रेड का मीडियम है, बट हमारी तरफ से, या फिर वैसे देखा भी गया है कि ये इंडिया के डिस्प्यूटेड बॉर्डर के बहुत पास से होकर गुजरता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑल्सो, एंड दैट डिस्प्यूटेड इज सो कॉल्ड। इट इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू इंपरेटिव कनेक्टिविटी इन यूरेशिया, अनाउंस्ड इन 2013 में अनाउंस किया था। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2015 में। उस टाइम के चाइना के प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उन्होंने 51 एग्रीमेंट साइन किए थे, $46 बिलियन, ठीक है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर याद रखना। और एंड कनेक्ट करता है डीप सी लिंक ऑफ पाकिस्तान पोर्ट्स, किसको किसको, गोदावरी पोर्ट टू कराची, Xinjiang Uyghurs Autonomous Region, राइट। गोदावरी पोर्ट एंड कराची, गोदावरी एंड कराची और यूगुर्स इन चाइना। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स पे ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज की अगर बात करिए करंट सेंट्रल एशिया की, तो तुर्कमेनिस्तान है। बेसिक पैरामीटर तुर्कमेनिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1991 हैज बीन द कंट्रीज ऑफिशियल स्टेटस ऑफ न्यूट्रलिटी। ये न्यूट्रलिटी पे बिलीव करते हैं सबके ऊपर, तभी ये मल्टी वेक्टर अप्रोच हो पाता है। तुर्कमेनिस्तान न्यू प्रेसिडेंट, हिज कंट्री विल कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। नाउ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की मेन फॉरेन पॉलिसी है सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया। एनवायरमेंट जो अफगानिस्तान के एनवायरमेंट है वहां से सिक्योर्ड रहे हम। अदर प्रायोरिटी है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 1991 के बाद जो भी ये इनफॉर्मल है, और जो भी स्टेट्स बने तो उसे CIS बोला जाता है। उसके बाद चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, तुर्की, साउथ कोरिया, जापान, इन सब से इन्होंने रिलेशंस बनाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द किर्गिस्तान, तो इन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे ध्यान दिया। 2021 में इलेक्शंस हुए तो रशिया रिमेन्स द सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ बिश्केक, which hosts the collective security treaty organization troops at कांत मिलिट्री एयरबेस। अब हमें CSTO देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या होता है, बट उससे पहले तजिकिस्तान देख लेते हैं। इनकी ओपन डोर्स पॉलिसी है, किंग पॉलिसी है इनका। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये 6 कंट्रीज हैं, ये आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान, ठीक है। कलेक्टिव सोसाइटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, CSTO। 1992 में ये साइन हुआ था, 2002 में ये जाकर के
एनफोर्स हुआ 2002 में। इसे हम ताशकंद पैक्ट या फिर ताशकंद ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किए थे वो थे अजरबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया 1994। हेडक्वार्टर इज इन मॉस्को, रशिया की कैपिटल है। तो ये याद रहेगा आईएएस की, इसमें कुछ नहीं है, बस पता रखना है कलेक्टिव सोसाइटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर पहले से फॉरेन पॉलिसी भी पता होगा फिर भी ये आप कर सकते हो, यहाँ से कुछ ऐसा ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा कैसे C+C5 को देखना है, क्या होता है C5, क्या होता है CSTO, क्या होता है सी से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझ गए, और सिल्क रूट भी देख लिया क्या होता है, सिल्क रूट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देख लिया। नाउ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि इंडिया ने एस्टेब्लिश किए थे रिलेशंस अगर बात करें तो। अगर आप उसको देख सकते हैं, आप चाबहार पोर्ट मैंने बताई था, और एक चीज है तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट, यह आप याद रख सकते हो, तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान वो इंडिया को कनेक्ट करता है। तापी 2006 के बाद से डेवलप हुआ, ये चीज इसमें देखी जा सकती है 2006 के बाद। और भी बहुत सारे कनेक्टिव पॉलिसीज है, एक तो तापी याद रखो, एक चाबहार याद रखो, और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 3 बातें याद रखो बस, एग्जामिनर इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये बहुत ज्यादा डीप हो गया है, बहुत ज्यादा डीप किया है मैंने इसको। INSTC, चाबहार एंड तापी, ये 3 चीज याद रखना जिससे इंडिया कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता है। अगर हम INSTC की बात करें तो INSTC इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में है। INSTC इंडिया, ईरान और रशिया, और ये 2000 के आसपास स्टार्ट कर दी थी इन लोगों ने, इंडिया, ईरान एंड रशिया। इन 2000 आप देख सकते हैं INSTC स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अगर और इसमें चीज देखनी है, चाबहार पोर्ट देख ही लिया, इंडिया ईरान के बीच का है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था 2003 में। तो बहुत पुराने एग्रीमेंट्स है, बहुत पुराने कॉन्टेक्ट्स भी है हमारे सेंट्रल एशिया कनेक्ट करने का। एक चाबहार पोर्ट जो कि ईरान के लिए है, INSTC इंडिया, इंटरनेशनल इंडिया ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये तापी वाला प्रोजेक्ट, ये तापी वाला आप याद रख सकते हो, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया 2006, इट इज अ गैस पाइपलाइन। तो ये 3 उसमें ऐड कर देना, रेस्ट इज ओके टू गुड टू गो, ठीक है। और एक बार प्लीज कैपिटल भी देख लेना, इंडिया नेपाल साइन पैक्ट्स ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। अब इंडिया नेपाल साइंस पैक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई एनर्जी ट्रांसपोर्ट साइन हो रहा है इंडिया नेपाल के बीच में, इससे पहले भी साइन हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल साइन हुआ है, तो वो भी देखना है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखनी है और दोनों कंट्रीज के हेड्स को भी हमें देखना है, ठीक है। पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंडा ये प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, इनका विजिट हुआ है, 6 डे विजिट पे है। एंड इनका देखते हैं, इंडिया नेपाल ट्रीटी फ्रेंडशिप 1950 में स्टार्ट हो गई थी, और नेपाली सिटीजन भी हमारे यहाँ, और गुरखा रेजिमेंट भी हमारे मिलिट्री में है। फर्स्ट हाई कैपेसिटी इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 400 किलोवाट का, मुजफ्फरपुर से दालकेबार नेपाल में। ये क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन थी, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पहली बार हुआ था। साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट किया गया बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कनेक्टिविटी विद मोतिहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल वाज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2019। अगर पूछे साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय IOC बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, स्पेशली बिटवीन मोतिहारी एंड अमलेखगंज। अच्छा, आज अभी थोड़ी देर पहले ही व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग इट, एक बड़ा अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का एक वो आया था, देयर वाज अ पोस्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस दैट टॉक्स अबाउट द ऑयल रिफाइनरी। ये एक बार देखना जरूर, ये मैप ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, बहुत अच्छे मैप्स हैं, मतलब बेहतरीन तरीके से दिया गया। तो प्लीज गो टू द इंडियन एक्सप्रेस साइट इन द इंस्टाग्राम, एंड जस्ट 3rd 4th पोस्ट ही होगा। अगर आप 9 बजे देख रहे हो तो 8वां 9वां पोस्ट होगा मैक्सिमम, जिसमें डिगबोई के बारे में भी है जो फर्स्ट रिफाइनरी थी, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको देख सकते हो, साउथ एशिया क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम वाला पार्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कनेक्टिंग मोतिहारी इन इंडिया एंड अमलेखगंज इन नेपाल, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है सूर्य किरण, ये पढ़ते भी हो आप लोग स्टैटिक में भी। नेक्स्ट इज नेपाल ने संडे को, अभी जो करंट है वो है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड डेवलप अ सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हामी भर दी है नेपाल ने, ठीक है। अब अरुण 3rd
आप कनेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल टू बी कंप्लीट 2024। इससे पहले अगर बात करें तो नेपाल लास्ट ईयर फेमस भी था, ये वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि पहले चाइना के पास था और चाइना से लेकर हमें दिया गया था कि नहीं, दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू फ्रांस फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, कुड नॉट टेक ऑफ। फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर देखना नेपाल को चाइना को दिया 2018 में। साइडिंग इशू ऑफ रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन, नेपाल ट्राइड टू डेवलप द प्रोजेक्ट बाय मोबिलाइजिंग इंटरनल सोर्सेज, लेकिन हुआ नहीं। और लेटर हमारे पास भी ये आ गया, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट। ये देखो यही है वेस्ट सेती, ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ा था वेस्ट सेती प्रोजेक्ट। ये आपको करनाली रिवर पे है ये चीज, वेस्ट सेती रिवर ही है ये, वैसे सेती रिवर पे, सेती रिवर और करनाली ये दोनों कनेक्ट होती हैं। इंडिया के पास कौन कौन सी ट्रीटीज है नेपाल के अगर साथ देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स क्या है, महाकाली ट्रीटी, महाकाली रिवर पे, अपर करनाली एंड अरुणत्री जो अभी वाला है, ठीक है, सतलज वाला। इंडिया नेपाल बॉर्डर इज ओपन इंटरनेशनल बाउंड्री रनिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये ओपन बाउंड्री है। क्लैट आपसे बाउंड्रीज के बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, इस साल भी पूछ सकता है, देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो चाइना के बारे में पूछा था, ये रहा नेपाल का बाउंड्री लेंथ 1770 किलोमीटर, याद रखना 1770 किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। बाउंड्री हिमालयन टेरिटरीज और इंडो गंगेटिक प्लेन। अच्छा जैसे मान लो, मान क्या लेना, यही होता इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो उसको सर साइरल रेडक्लिफ ने खींची थी, बाउंड्री कमीशन बनी थी। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन 1914। ऐसे ही इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री है ना अभी वाली 1770 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो 1816 में खींची गई थी सगौली की ट्रीटी से, नेपाल और ब्रिटिश राज के टाइम। सगौली की ट्रीटी याद रखना, ये सुगौली याद रखना, जो याद रखना है रख लेना, बट याद रखना सुगौली ट्रीटी 1860, नेपाल एंड ब्रिटिश राज 1770 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये जो है ना काली रिवर से कनेक्ट होगा अभी थोड़ी देर में, इसको डिमार्क किया गया। अभी डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट्स भी है उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कितने स्टेट से जो बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। उत्तराखंड, ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन सबसे आसान हो सकता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। लोग सिक्किम टेंड टू बी मिस पीपल, क्योंकि सिक्किम नहीं याद रह पाता है, या वेस्ट बंगाल नहीं याद रह पाता। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना तो वेस्ट बंगाल का ऐसे ये छोटा वाला पार्ट ऊपर जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, ठीक है, चिकन नेक जिसे आप बोलते हो। तो ये है 5 स्टेट याद रखना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड यूके, उत्तराखंड। At present, both India and Nepal have a border dispute over कालापानी लेपोलेक ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कालापानी जो है ये लेपोलेक ट्राई जंक्शन है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो क्या है वो भी देखेंगे। और सुस्ता रीजन जो कि वेस्ट चंपारण बिहार में है वो भी एक डिस्प्यूटेड पोर्शन है। तो अब इन दोनों डिस्प्यूट्स को भी देखना पड़ेगा, 2 डिस्प्यूट्स हैं। डिस्प्यूट्स, नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप इशू किया था 2018-19 की बात है, तो उस टाइम उन्होंने दिखाया था कि सुस्ता जो है उसमें, लेपोलेक वाला भी उसमें ही है, तो वो देखना जरूरी है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना ट्राई जंक्शन वाला, वो ये है कालापानी, लिम्पियाद्रा एंड लिम्पुलेक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और वो चाइना के साथ भी। तो पहले हम मैप देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये देखते रहेंगे रिवर। ये देखो, ये दिख रहा है मैप, ये नेपाल हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, और ये रहा कालापानी लिम्पुलेक वाला ट्राई जंक्शन। अब ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं, इधर से इंडिया, इधर से नेपाल, ऊपर से चाइना, इसलिए हम इसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं। तब ऑटोनोमस वो तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। अगर ये देखो तो ये रहा चाइना, और ये रहा नेपाल, और ये रहा इंडिया, तो ये है ट्राई जंक्शन। ये याद रखना, ये ट्राई जंक्शन किस साइड है, उत्तराखंड वाले रीजन में, और एक सुस्ता वाला रीजन जो कि वेस्ट चंपारण बिहार में। अब एक एक करके सारे डिस्प्यूट्स को देख सकते हैं। कालापानी रीजन वाला, कालापानी एक वैली है जो कि एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर के रूट पे ही सिचुएटेड है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी कैलाश मानसरोवर को लेकर। कालापानी की एडवांटेज लोकेशन है 20,000 फीट पे, अगर आप हैं तो आप बहुत एडवांटेज लोकेशन पे है, चाइना के ऊपर है, तो चाइना विल नेवर वांट कि ये डिस्प्यूट कभी सेटल हो जाए और इंडिया को वो टेरिटरी मिल जाए, ठीक है। काली रिवर इन द कालापानी रीजन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, यही है सुगौली ट्रीटी 1816 वाली, ठीक है। काला पानी रिवर याद रखना जो कि बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच। द ट्रीटी ऑफ सोगौली साइन, ये देखो वही ना 1860 वाली बात कर रहे थे, वही चीज है। द डिस्क्रिपेंसीज इन द लोकेटिंग द सोर्स ऑफ काली रिवर लेड टू द डिस्प्यूट्स। काली रिवर का सोर्स नहीं पता है दरअसल, बात ये प्रॉब्लम है। तो ये सोर्स नहीं पता होने के कारण नेपाल कहता नहीं इतना मेरा, वो कहता नहीं इतना मेरा, के हिसाब से सोर्स वो, इसके हिसाब से वो भी देखेंगे, उसका भी मैप मैंने दिया हुआ है।
सुस्ता रीजन गंडक रिवर के पास है एंड द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट इन द सुस्ता रिवर द कोर्स ऑफ गंडक। कोर्स का मतलब क्या होता है, देखो गंडक का तो नहीं, लेकिन मैंने बूढ़ी गंडक का कोर्स चेंज होते अपने सामने देखा, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट रीजन ओनली। तो जैसे रिवर ऐसे आ रही है ना, ठीक है, 50-60 साल तक ऐसे आई, फिर इसने अपना कोर्स ऐसे चेंज किया, तो इतना एरिया एक्स्ट्रा आ गया। तो कोर्स के कारण प्रॉब्लम हो जाती है कि बाउंड्री मेरा था कि ये तुम्हारा था, ये प्रॉब्लम आया थी सुस्ता रीजन इन बिहार। सुस्ता इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ गंडक रिवर, इट इज कॉल्ड द नारायणी रिवर इन नेपाल। तो गंडक रिवर को नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी। इट ज्वाइंस गंगा नियर पटना बिहार, राइट। चलिए ये देख लो, यही रीजन है वो काला पानी वाला। ये देखो लिम्फीदोरा पास ऊपर नेपाल और इंडिया के बीच में, और ये फिर उधर का चाइना वाला रीजन आएगा तो उसके साथ हो जाएगा ये। फिर ये काला पानी वाला और ये लेपुलेक पास, और इधर हम लोगों ने देखा था सिक्किम में जिलिपला पास एंड एक और नाथुला, सॉरी जिलिपला पास ही था उसमें बस, यस। इसमें ये लेपुलेक पास याद रखो, नेपाल और इंडिया के बीच, या फिर इंडिया और चाइना के साथ। अगर आप उसको इंडिया वाला पार्ट कंसीडर कर लोगे तो यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में हो जाएगा ये लेपुलेक, काला पानी और लिम्फीदोरा पास। ये ट्राई जंक्शन बनता है चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में। ये आपको महाकाली रिवर है, और ये ट्राई जंक्शन डिस्प्यूट देख लो। तो ये काला पानी लोएस्ट पॉइंट इज 11,000, हाईएस्ट पॉइंट इज 20,000। अभी जस्ट देखा है 20,280 लेपुलेक पास ऊपर तक जो जाता है, राइट। अभी देख लो ना, ऊपर ही तो देखा था, ये देखो लिम्फीदोरा, लेपुलेक, ये सब हाईएस्ट पॉइंट है। Nepal has two tri-junction with India and China. The one is in dispute now is Lepulek in Kalapani at the border of Uttarakhand. ठीक है, इंडिया नेपाल बाउंड्री विद इंडिया, नेपाल बाउंड्रीज विद इंडिया, काला पानी काली रिवर बनाती है 1867। नेपाल claims the river of Kalapani west in the main Kali, thus Nepal has territorial rights in it. India holds that rigid line of Kalapani east is the border, thus Kalapani falls within its territory. इंडिया कहना नहीं काला पानी मेरे में फॉल करता है, नेपाल कह रही मेरे में फॉल करता है, तो ये डिस्प्यूट है, ठीक है। शारदा रिवर और महाकाली रिवर, जो काली गंगा कही जाती है उत्तराखंड में, वेयर द रिवर डिमार्केट्स, नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री डिमार्केट करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिवर भी है महाकाली रिवर एंड शारदा रिवर, जिसको काली गंगा कहते हैं। अदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन महाकाली रिवर एंड लोअर अरुण प्रोजेक्ट ऑन अरुण रिवर, और उसका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड NHPC वाला, ये वाला। फिर उसका NHPC लिमिटेड शेड्यूल एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनी रत्ना स्टेटस इज द प्रीमियर PSU इन इंडिया, जो अभी ये प्रोजेक्ट करने वाली है उसके बारे में है ये। 1975 में बना था ये कंपनीज एक्ट, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स इन इंडिया और कन्वेंशनल के थ्रू डील करती। तो ये था नेपाल और इंडिया का डिस्प्यूट। आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि चीजें बहुत आराम से ले जा रहे थे, कुछ ज्यादा ऐसी नहीं है, प्यार से समझो। नहीं समझ में आए दोबारा देखो, डाउट हो तो वो भी बताओ। नाउ सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विद सेफगार्ड्स, लॉ कमीशन। लॉ कमीशन ने कहा है कि जो सेडिशन लॉ अभी आया है, जो सेडिशन लॉ के रिलेटेड जो लॉ कमीशन के पास रिकमेंडेशन देनी थी, लॉ कमीशन ने उसका रिकमेंडेशन दिया। लॉ कमीशन ने कहा कि सर इसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ानी चाहिए, प्रोसीजरल चेंजेस और बहुत सारे चेंजेस उसने सजेस्ट किए। तो हमारा काम है लॉ कमीशन के बारे में जानना, और किस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं सेडिशन के जितने भी केसेस हैं उसको अभी रोका जाए, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल। लॉ कमीशन कैसी बॉडी है, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, और विद डेफिनिट टर्म्स रेफरेंस टू कैरी आउट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ। कितना टर्म का टेन्योर होता है, 3 इयर्स, याद रखना है। प्लस इस कमीशन का कॉम्पोजिशन हमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर चीफ जस्टिस कर्नाटका हाईकोर्ट के ऋतुराज अवस्थी, ये करंट लॉ कमीशन के चेयरमैन है। कंपोजिशन की बात करें तो फुल टाइम मेंबर होता है इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इज द एक्स ऑफिशियो, नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जो कि इस कमीशन को हेड कर रहे होंगे, और अभी देख लो हाई कोर्ट के ही है और ऋतुराज अवस्थी जी। चलिए बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो मैकॉले चार्टर एक्ट 1833 पहला लॉ कमीशन इसी टाइम पे प्रिसाइड किया गया था। उसके बाद 3 और लॉ कमीशन आए। उसके इंडिपेंडेंट इंडिया में 1955 में पहली बार लॉ कमीशन MCC तलवाड़ की बनाई गई, एंड ही वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड MCC तलवाड़। करंट है 22nd लॉ कमीशन, जिसने क्या क्या एग्जामिन कर रहा है, DPSPs एंड सजेस्ट वेज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड रिफॉर्म, लेजिस्लेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं DPSP से रिलेटेड वो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल एंड रिवाइज द सेंट्रल एक्ट्स एंड जनरल इंपॉर्टेंस। लॉ कमीशन को कुछ ना कुछ आइडिया दिया, रेफरेंस दिया था कि भाई तुम्हारा ये काम है 3 साल तक, तो वो यही करता है। 279 रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि 124A जो कि सेडिशन के बारे में बात करता है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह,
बेसिकली आप स्टैब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्ट करते हुए अटेम्प्ट करते हो टू एक्साइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश की गई है बाय लॉ, तो दैट विल अमाउंट टू सेडिशन। रिपोर्ट आया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का केस नाम याद रखना, एसजी वोम्बातखेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेडिशन नीड टू बी रिवाइज्ड, एसजी वोम्बातखेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात याद रखना, लॉ कमीशन अगर कोई भी रिकमेंडेशन देता है दैट इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, वो एक्सेप्ट करना ना करना गवर्नमेंट के ऊपर होता है। अच्छा, इन्होंने क्यों रिकमेंड किया और क्या रिकमेंड किया? पहला रिकमेंडेशन था, इन्होंने कहा कि केदारनाथ के जजमेंट को आप इनकॉर्पोरेट करो। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यही था कि सेडिशन इज अपेल्ड, सेडिशन वाज अपेल्ड 1962 में, और ये कहा गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ 19(2) और 19(1)(a) का भी पार्ट है स्पीच, लेकिन 92 क्या बोलता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन राइट टू स्पीच का, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का पार्ट है, ऐसा केदारनाथ के केस में कहा गया था। और लॉ कमीशन ने भी कहा कि हाँ, केदारनाथ का जजमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज, इन्होंने कहा कि एक नया सेफगार्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि एफआईआर फाइल होने से पहले कौन सा पुलिस हेड होना चाहिए, सेंटर से आप जो परमिशन लेते हो वो वाली चीज, जो ये प्रोसीजरल गलती इस केस में देखी गई थी वोम्बातखेरे वाले केस में, वो चीज दोबारा ना हो। तीसरी बात कही, इंक्रीजिंग द टर्म ऑफ पनिशमेंट, इन्होंने कहा कि 7 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए रादर देन 3 ईयर्स, जो कि अभी है। तो पता नहीं क्यों कहा, पता नहीं लॉ कमीशन वाले गुस्सा होंगे। और सेडिशन चैप्टर 6 में है आईपीसी की, ये भी याद रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ दे ये बात। चैप्टर 6 सेक्शन 124A वैसे पूछना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि इस प्रोविजन में एक नया वर्ड भी इंसर्शन होना चाहिए, और इंसर्शन ऑफ वर्ड कौन सा है? टेंडेंसी टू इनिशिएट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। या आपने जो बोला या लिखा या जो जेस्चर था उसकी टेंडेंसी क्या थी कि वो पब्लिक डिसऑर्डर वायलेंस क्रिएट कर सकता है, और उसके बाद उन्होंने टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टू इंसाइट द वायलेंस के बारे में भी बात करी। नाउ व्हाई इज इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी? तो ये सबसे आसान टॉपिक है, अभी तक समझ में आया होगा, नहीं आया हो जिनको, एक बार वापस से देखना, चीजें थोड़ी सी टफ है, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, इसीलिए जानबूझकर कि थोड़ा प्यार से दिमाग में जाने दो चीजों को। और इस पे भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और नेक्स्ट सेशन जब भी करेंगे उसके टॉपिक्स एक टफ है एक आसान टॉपिक है, फिर ठीक है, वैसे ही करना। आज भी वैसे ही है, 2 आसान है बहुत। नेपाल वाला में भी कुछ नहीं करना है आपको, सुगौली ट्रीटी याद रखनी है, उत्तराखंड वाला पार्ट याद रखना है, वो लिम्फिडोरा वाला पार्ट याद रखना है, ट्राई जंक्शन याद रखनी है, ज्योग्राफी याद रखना है, एंड प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने हैं। व्हाई इज इंडिया रीथिंकिंग द एनीमिया? देखो, एनीमिया ये जो करता है, एनीमिया किस कमी से होता है? आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया का क्या होता है कि आरबीसी में जो ब्लड का आरबीसी का शेप होता है वो ओवल शेप्ड होता है इन जनरल, बट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, Fe यानी फेरस, आयरन की कमी से क्या होता है कि उसका शेप जो है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है क्योंकि ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। तो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता ठीक से बॉडी में, जिसके कारण फर्दर प्रॉब्लम्स, फैटिग, डिजीनेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 ने कहा कि वी नीड टू टॉक टू एक्सपर्ट्स एंड रिवाइज आवर पॉलिसी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो शायद अचीव ना हो पाए। देखो, NFHS 5 ने कहा था कि 57% ऑफ वुमेन जो कि 15 से 49 के एज ग्रुप में है वो इस बीमारी से पीड़ित है, प्लस जो बच्चे हैं 59 मंथ्स फ्रॉम 6 मंथ से 15 मंथ्स, उसमें 53% से 58.6% तक के बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। नेक्स्ट देखें तो WHO भी डिफाइन करता है कि 5 इयर्स के अंदर अगर कोई चिल्ड्रन है और प्रेग्नेंट वुमेन है तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 110 G पर लीटर एट सी लेवल है तो, और नॉन प्रेग्नेंट है तो 120 G पर लीटर तक वो सर्वाइव हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकता, उससे कम पे काम नहीं चलेगा। NFHS देख लेते हैं क्या होता है, इट इज। अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं कि जब एनीमिया की बात हो रही है तो इंडिया का टारगेट है एनीमिया को खत्म करना या क्योर करना या कर्व करना, 2047 हमारा टारगेट है। ये बात ध्यान से याद रखना, पहले भी पढ़ा चुके हैं 2047 व्हेन आई वाज डीलिंग विद द टीबी, ठीक है। इंडिया का टारगेट बताना टीबी का क्या है एंड वर्ल्ड का भी टारगेट, ठीक है। तो टीबी डे कब होता है ये भी बता देना, मार्च में होता है, मार्च में बहुत पढ़ा है इसके बारे में। तो एनीमिया की जब बात होगी, अब देखो मार्च में पढ़े, एनीमिया अब आ रहा है फिर से, 1-2 दिन रहेगा भी न्यूज में, दिस इज माई वर्ड्स। तो एनीमिया की जो बात है, एनीमिया की अगर बात करोगे तो ये बात याद रखना, 2047 यूनियन बजट में हमारे लिए एक्सपेंडिचर भी हम लोगों ने तय कर रखा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, ठीक है। NFHS देखते हैं क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस लार्ज स्केल है जो कि सैंपल ऑफ हाउसहोल्ड थ्रू आउट इंडिया कलेक्ट करता है। पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 1992-93, अगर जिसको याद ना होता हो LPG रिफॉर्म से याद रखो, याद हो जाएगा। NFHS 2 1998 यानी कि 6 साल के बाद, फिर उसके बाद फिर 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, फिर उसके बाद
9 साल के बाद, फिर उसके बाद लगभग 14 साल के 4 साल के बाद ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन ये सबसे ज्यादा था, आप ऐसे याद कर सकते हो, याद हो जाएगा। ठीक है, 6 साल, ठीक है, 7 साल, 9 साल या 4 साल, बस इतना याद रखो, वो अपने आप याद हो जाएगा। और ये 2 साल का, क्योंकि बीच में कोविड वाला पीरियड है ना, और अभी एक चल ही रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनएफएचएस का, कि रिलायबल कंपेरेबल डाटा प्रोवाइड करना, ताकि गवर्नमेंट उससे रिलेटेड चीजें कर सके, पॉलिसीज बना सके। ठीक है, अब ये कंडक्ट कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई ने ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, डीयू भी पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। नोडल मिनिस्ट्री ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड वाले टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम, व्हाई डज नॉर्थ कोरिया वांट स्पाई सैटेलाइट्स एंड नेटो चीफ अर्ज टर्की नॉट टू वोट स्वीडन्स बिड। ठीक है, नॉट टू वीटो, वीटो मत करो, आप स्वीडन को आने दो। और अभी फिनलैंड बना, अभी स्वीडन फिर से बनेगा, यानी बोल भी जाता है कि स्वीडन भी बन सकता है, देख लेना, ये बन भी रहा है। नाउ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जोको विदोदो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया। जीन स्टॉलनबर्ग ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया, अभी जस्ट बात किया, आयरन डिफिशियंसी। सैम अल्टमैन इज द सीईओ, ये संडे के न्यूज़पेपर में आया था, ओपनएआई। हु हेडेड ओवर द सेंगोल जवाहरलाल नेहरू, किसने दिया था सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को? तो कुमारस्वामी थम्पिरन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, याद भूलना मत। ये फोकल पेंडुलम की जो बात कर रहे थे, ये वही चीज है, वो रोटेशन से रिलेटेड है, अर्थ रोटेशन, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं, चलिए 6 ही क्वेश्चन थे आज हमारे पास। सो आई गेस की टॉपिक क्लियर होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स थे, टॉपिक्स कम थे, बट हाँ कंटेंट बहुत था टॉपिक का, तो आराम से भी चलना था, जरूरी नहीं है हड़बड़ी करना है। वी हैव टाइम, वी हैव दिस वीक्स टाइम, कि इस वीक हम सारा कुछ कवर करें, वाइंड अप करें और आगे गैप ना आए। ठीक है, चलिए इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।